हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं जो क्लास 12th हिंदी का है। तो क्लास 12th हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और इससे आपको क्या सीखना है, इससे आपको ये देखना है कि अभी आपका हिंदी की तैयारी कितना हो गया है, ये भी आपको देखना है। इस क्वेश्चन को हम हल कराएंगे तो आपको देखना है कि इस प्रश्न में कितने क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कर पाते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को अगर अभी हमें दे दिया जाए तो हम कितने क्वेश्चन पेपर को हल कर पाएंगे, ये सब आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। अब ये आपका जो पेपर होता है ये 100 नंबर का होता है और ये 3 घंटे 15 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने का मौका दिया जाता है और उसके साथ साथ 3 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना होता है। यहाँ पे कुछ आपको बताया गया होता है कि 15 मिनट, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे एक और बात कहा जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे निर्देश में क्या कहा गया है, संपूर्ण प्रश्न पत्र जो है वो दो भाग में है। एक है खंड क तथा एक है खंड ख। ठीक है, और सभी प्रश्न अनिवार्य है करना आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रश्न आ गया खंड क का पहला हमारा प्रश्न। देखिए पहला जो प्रश्न आपका आता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया 100 अनाज एक सुजान के लेखक हैं। 100 अनाज और एक सुजान के लेखक हैं। अब इनके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो कौन है, बाल कृष्ण भट्ट हैं। तो ये सब कुछ आपको याद करना है। देखिए कुछ आपके 5 पूछे जाते हैं गद्य से और 5 पूछे जाते हैं पद्य से। तो ये सब हमने आपको बहुत पहले कराया था कि आप इन सभी को, आपकी जो विद्या है उनसे आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, शुरुआत में ही ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बहुत सारे दिए होते हैं और कोई भी नहीं बता सकता कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जाएंगे। हाँ, इतना बता सकते हैं कि गद्य से 5 और पद्य से 5 पूछे जाते हैं। अब कौन कौन पूछे जाएंगे ये सब आपको पढ़ना होगा। एक एक बार रिवीजन करते चलेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। जो राष्ट्र का स्वरूप है उसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये बात हमें पता है कि जो राष्ट्र का स्वरूप होता है इनके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये तो बात हमें पता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आते हैं अपने ग प्रश्न पे। ग हमारा प्रश्न है कि ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। अब कौन है? अमरकांत जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, यशपाल हैं, या जैनेन्द्र कुमार हैं। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि जो ध्रुव यात्रा है इसके जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। हमारा घड़ी का जो प्रश्न है वो है विद्या निवास मित्र निबंधकार है। अब ये किनका क्या है, जो निबंधकार इनके कौन है? जो विद्या निवास मित्र निबंधकार हैं ये इनका जो यहाँ पे दिया गया है ललित निबंध के हैं। ठीक है, और विचारात्मक निबंधों के हैं, मनोवैज्ञानिक निबंध के हैं, या भावनात्मक निबंध के हैं। तो याद रखेंगे जो विद्या निवास मित्र निबंधकार इसके कौन है? तो ललित निबंध के हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ये सब कुछ आपको रिवीजन करना होगा, आपको इस सभी को पढ़ना होगा। इसको कोई भी नहीं बता सकता कि कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये हमारा अंग प्रश्न है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। अब भाषा और आधुनिकता इसके लेखक कौन है? ये एक चैप्टर है, तो इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे दिया गया वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये बात आपको याद रखना है कि भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं जो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। तो ये सब कुछ आपको याद करना है। तो
मैं इस वीडियो में जितना कुछ ये सब बता रहा हूँ ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये सभी आपको जो भी हमने बताया ये सभी को आपको नोट्स में लिखते हुए चलना है और इनको कम से कम इतना तो तैयार कर ही लेना है आपको, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा गद्य के और जो आपके पद्य हैं, तो गद्य के चैप्टर और उनका लेखक का नाम और पद्य के चैप्टर और उनके लेखक का नाम, ये सब आपको पता ही होना चाहिए। जैसे इसी में अभी आपको देखिए कितना पूछ लिया गया, देखिए यहाँ पर एक लेखक का नाम पूछ लिया गया एक चैप्टर से, फिर से अभी हमने देखा कि राष्ट्र के स्वरूप के लेखक का पूछ लिया गया, तो देख रहे हैं। तीसरा फिर से आपका जो ध्रुव यात्रा है इसके भी लेखक का पूछ लिया गया है, तो ये सब आपको लेखक का भी नाम पता होना चाहिए कि किस चैप्टर के लेखक कौन है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं, अब वो कौन है, ठीक है। डॉक्टर ग्रियर्सन है या ग्रासन द तासी है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इनमें से कौन है जो क्या है इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं, तो ये बात आपको याद रखना है कि ग्रास द तासी यही है जिन्होंने प्रथम जो क्या है इतिहास को लिखने वाले विद्वान हैं, तो ये बात आपको याद रखना है। सॉरी, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो है हमारा ख प्रश्न कि मालिक मोहम्मद जयासी के किस धारा का कवि माना गया है, ठीक है। जो मलिक मोहम्मद जयासी हैं उनको किस धारा के कवि को माना गया है, ज्ञान मार्गीय अथवा संत काव्य धारा का, या राम मार्गीय शाखा का, या सूफी काव्य धारा का, या सुगुण भक्ति धारा का। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो इनको किस धारा के कवि को माना गया है, तो इनको माना गया है सूफी काव्य धारा का, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। आते हैं अपने ग प्रश्न पे। ग हमारा प्रश्न है कि रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से नाम दिया गया, मतलब रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया गया किसके द्वारा, तो यहाँ पे मित्र बंधुओं ने दिया था, या राम शंकर शुक्ल या रसल ने दिया था, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया था वो थे राम शंकर शुक्ल अर्थात रसाल, ठीक है, रसाल ने दिया था। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि लहर के रचनाकार हैं, जो लहर है इसके रचनाकार कौन हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि लहर हो तो इसके जो क्या हैं जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। लहर है, झरना है, ठीक है। तो ये सभी इनका सभी का रचना कौन है, रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये बात आपको याद रखना है। अगला हमारा जो अंगा प्रश्न आता है जो है हिरोशिमा कविता के रचनाकार हैं। अब हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या सचितानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि हिरोशिमा कविता के लेखक कौन है, जो सचितानंद जी हैं। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको जो हिंदी के गद्य और पद्य से जो आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन ये सब बताए गए हैं ये आप समझ गए होंगे और इनको अपने नोट्स में लिख लिए होंगे और ये सभी आपको रिवीजन करके ही जाना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो देखिए जो प्रश्न पहला होता है और दूसरा इन सभी में ऑब्जेक्टिव 5 पूछे जाते हैं जो कि हमने देख लिया। अब तीसरा जो प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कि दिए गए जो गद्यांश होता है तो दिए गए गद्यांश के आधारित पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और देखिए ये आपसे प्रश्न कितने नंबर में, 10 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में, 10 नंबर में।
तो याद रखेंगे आपको कि एक एक बात को आपको ध्यान से समझना है। देखिए ये ऐसे एक आपको पैराग्राफ दे देगा, इसी पैराग्राफ से आपको नीचे कितने 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे आपका जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस पर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। अब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, देखिए ये एक क्या है, पैराग्राफ है, इन्हीं में से इन सभी का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि जन का प्रवाह का आशय लिखिए। आशय मतलब जन का प्रवाह का क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा हम क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय निवास जनन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय निवास जनन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ये भी आपको इसी क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला आता है उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, ये भी आपको बताना है। तीसरा कहा गया रेखांशित अंशों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। और पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि पाठ्य के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। मतलब ये जो आपको दिया गया है, आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो दिया गया है, ये पैराग्राफ किस पाठ्य का लिया गया है, किस पाठ्य से लिया गया है, तो ये भी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया जन का प्रवाह अनंत होता है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो देखिए राष्ट्रीय जन आ गया, तो इसका मतलब राष्ट्रीय, इसका आपको याद है कि राष्ट्र का स्वरूप में ही देख रहे हैं राष्ट्र ज्यादा आ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा पैराग्राफ पढ़ते ही कि ये किस चैप्टर का है। तो ये इस चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र के स्वरूप है, ठीक है। ये इस चैप्टर का क्या नाम है, तो यहाँ पे कहा गया ना शीर्षक का नाम, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये बात आपको पता चल गया। तो देखिए ये सब आपको करना होगा। रेखांशित अंशों की व्याख्या करने को यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ रेखांशित अंश किए गए हैं ना, रेखा से आपको दर्शाया गया है, तो इसकी व्याख्या भी करना होता है। अब आप ये कहेंगे कि सर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए हमने इस पर पर्सनली वीडियो बना दिया है। यदि आप हिंदी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, ओनली 2 ही आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के पढ़ाए हैं वो सब आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। उसी में हमने ये भी आपको बताया है कि बिना पढ़े, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और सिंपल वे में अगर आपको ये दे दिया जाए तो आपको किस प्रकार इन सभी को हल कर पाएंगे, ये सब हमने बताया है। या आप ऐसे भी यूट्यूब पर लिख सकते हैं कि क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश ब्रदर सर, इतना लिखकर आप YouTube पर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए। तो इतना समय नहीं है कि इसमें मैं हल करूं, तो इसलिए आप समझ गए हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि इस क्वेश्चन से आप सीख पाएँ कि आपको कितना कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, और कितना आपको तैयार है, और अभी आपको कितना तैयार करना है हिंदी में भी, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये तीसरा क्वेश्चन है ना, इस तीसरे क्वेश्चन में ही अथवा करके एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आप इसको कीजिए रेखांशित अंशों की व्याख्या 10 नंबर में, या तो अथवा करके एक और नीचे आपको पैराग्राफ दे देगा और इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दे देंगे, तो इसको आपको करना होता है। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौथा हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश के आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर भी एक हमें पैराग्राफ दे देगा। देखिए इसी प्रकार 10 नंबर का ये हमसे पूछा जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। एक पैराग्राफ इस प्रकार दे देगा, यहाँ पे रेखांशित अंश भी कर देगा, और यहीं पे आपको देखिए 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। अब वो कौन कौन से प्रश्न हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य के पाठ्य एवं कवि का नाम लिखिए। तो मैंने कहा ना कि पाठ्य का नाम आपको याद रख लेना है, और कवि या लेखक जो हैं उनका नाम आपको याद रख लेना है। ये आपसे 2 नंबर केवल इतना ही लिखते हैं मिल जाएगा। फिर से कहा गया रेखांशित अंशों की व्याख्या कीजिए, यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर रेखांशित किया गया है ना,
ठीक है। तो इसको आपको व्याख्या करना है और सब कुछ हमने लगभग चीज़ सिखाया हुआ है हिंदी में। तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात लिंक से ज़रूर आप पढ़ाई कीजिएगा। उसमें हमने सब कुछ कराया है, कौन इंपॉर्टेंट आपका पत्र है, कौन इंपॉर्टेंट निबंध है, कैसे हम गद्य को हल करें, कैसे हम पद्य को हल करें, कौन सा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, कौन जीवन परिचय को कैसे हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सब हमने कराया हुआ है। तो आप ज़रूर उसको पढ़ाई कर लीजिएगा। ये समझ के आप 10 नंबर में ये 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर आपको दिलाएगा। इसी में अथवा करके एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, जो मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये आपको अलग से फिर से एक क्वेश्चन दे देगा, रेखांकित कर देगा और इसको फिर से 5 नीचे क्वेश्चन दे देंगे। इसी में से आपको सभी का नाम लिखना है, पाठ्य का नाम, कवि का नाम, सेम टू सेम ही होता है। इतनी बात समझ गए होंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा देखिए 5वां यहाँ पे प्रश्न है। अब देखिए 5वां प्रश्न हमारा जो आता है ना, ये किस पर आता है कि एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय। ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया कि एक लेखक का साहित्यिक जो परिचय होता है और उनकी जो कृतियाँ होती हैं, कृतियाँ उनकी रचनाएं होती हैं, उनका उल्लेख करना होता है। और अंतिम शब्द सीमा कितना है? 80 शब्दों में। 80 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना आपका लिए पर्याप्त है। अब देखिए 3 आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, और तीसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। मैं मोस्टली आपको कहूँगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का याद कर लीजिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लीजिएगा। हो सके तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी तैयार कर लीजिएगा। तो जैसा आप चाहें कर सकते हैं। वैसे हमने इंपॉर्टेंट आपको कराया है, आप जान सकते हैं, वीडियो में देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन सभी का जीवन परिचय पढ़ना है, साहित्यिक जीवन परिचय, तो यूट्यूब पर लिखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहित्यिक जीवन परिचय ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा ख प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके मुख्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा है 80 शब्द और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। याद रखेंगे, जो क्या होता है, साहित्यिक परिचय होता है वो 3 नंबर का होता है और इनकी मुख्य कृतियाँ 2 नंबर का होता है। यदि कृतियाँ नहीं लिखते हैं तो 2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, समझ गए ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। 3 यहाँ पे जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है। एक है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये आप चाहें तो तीनों का तैयार कर सकते हैं, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी का, समझ गए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा छठा प्रश्न है कि आप देख सकते हैं, छठा हमारा प्रश्न है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य है। अब जो बहादुर है अर्थात पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ये आपसे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। यह यहीं पे कह दिया कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कहानी का सारांश लिखिए। तो देखिए उद्देश्य थोड़ा सा कठिन होता है, यदि आपने अच्छे से समझा नहीं है तो मैं यही कहूँगा उद्देश्य आप नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, इसका सारांश, कहानी का सारांश लिख देंगे, जो कि आसान होता है, कहानी के शब्दों में लिखना होता है। तो देखिए ध्रुव यात्रा भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और दूसरा है पंचलाइट, दोनों हमने कराया हुआ है, ठीक है। ध्रुव यात्रा शायद हमने नहीं कराया है। देखिए बहादुर और पंचलाइट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहादुर भी हमने करा दिया है, पंचलाइट भी करा दिया है, आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे क्या लिखेंगे, आप बहादुर पढ़ना है, बहादुर कहानी, तो आप लिखिएगा बहादुर कहानी ब्रदर सर, सर्च कर दीजिएगा मिल जाएगा। या पंचलाइट लिखना है तो पंचलाइट की कहानी ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और यहाँ से आपको 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कहानी के जैसा ही है, बहुत ही अच्छे से हमने आपको समझाया हुआ है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 7वां जो प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे देखिए एक आता है आपके, देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न आपको समझना होगा कि जो स्वपाठिका होता है इसमें खंड काव्य एक पूछा जाता है।
अब खंड काव्य जैसे यूपी में आप बहुत जगह से होंगे, ठीक है, जैसे हर राज्य में हर जिले के लिए अलग अलग होता है। जैसे आप यूपी से हैं, यूपी का ये क्वेश्चन पेपर है, तो जैसे कि मान लेते हैं सपोज डेट आप यूपी के किसी जिले में हैं, तो हर जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, देखिए यहाँ पे स्वर्ण कुमार हैं, ठीक है, अगला दूसरा है रश्मि रथी हैं, ठीक है। तो मैं जिस राज्य से जिस जिले से हूँ वहाँ पे रश्मि रथी पूछा जाता है, देख रहे हैं क्या जाना है, रश्मि रथी खंडकाव्य के सप्तम सर्ग का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा या तो अथवा में कर दिया, रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का जो चित्रकांत कीजिए। तो ये आपको याद रखना है कि रश्मि रथी पर मतलब कृष्ण जी के बारे में ये टोटल है ना, रश्मि रथी ये महाभारत पे आधारित है। तो महाभारत में ज़्यादातर कर्ण का चरित्र चित्रण पूछ लेता है, कभी कृष्ण जी का, ठीक है। इसको बहुत ही स्टेप में बांटा गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको कितना नंबर, ये आपको 5 नंबर दिलाएगा, ये आपको कितना 5 नंबर दिला देगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ज़रूर आप अपने टीचर से या जो भी स्टूडेंट आपके स्कूल में लगता है कि वो पढ़ने में ठीक है, उनको जानकारी होगा, उनसे पूछ लीजिएगा। पूछना कोई वो नहीं है कि आप छोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। पूछेंगे आपको ही हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। पूछ लेंगे कौन सा हिंदी में हमें खंड काव्य में कौन सा पूछा जाता है, तो वो आपको बता देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए अलग अलग दिया गया है, देख रहे हैं ये सभी अथवा अथवा में करके दिया गया है, तो ये सब आप पूछ लेंगे, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन, ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। आते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है खंड ख। देखिए 7 प्रश्न हमारे खंड क से पूछे जाते हैं, अब आ गया खंड ख। खंड क में हमारा 8वां प्रश्न आ गया है। देखिए ये हमारा 8वां प्रश्न है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया दिए गए संस्कृत पद्यांश। अब जो संस्कृत पद्यांश है किसी एक का संदर्भ हिंदी का अनुवाद कीजिए, और ये आपसे 7 नंबर का पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, जैसे ये एक पैराग्राफ आपको इसी प्रकार दे देगा, समझ पा रहे हैं, ये एक पैराग्राफ आपको दे दिया, या तो एक ये पैराग्राफ देगा, या इसके साइड में आपको देखिए एक और पैराग्राफ ये दिया गया है। तो ये 2 पैराग्राफ देंगे, दोनों में से किसी पैराग्राफ का आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। अब कैसे अनुवाद किया जाता है ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में लिंक है, आप जाकर देख लीजिएगा। समझ गए ना। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर देगा, हिंदी का मतलब संस्कृत में लिखा गया है, इसका हिंदी अनुवाद करना है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि क्या आपको दिया जाए बोर्ड एग्जाम में, तो क्या आप संस्कृत को हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे। यदि नहीं कर पाएंगे तो सीखना स्टार्ट कीजिए। कब सीखेंगे, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा ख क्वेश्चन, ठीक है। क हमने देख लिया, संस्कृत में अनुवाद करने को पूछा गया 7 नंबर में। दूसरा कहता है दिए गए श्लोकों में से किसी एक संदर्भ हिंदी का अनुवाद कीजिए, ये भी 7 नंबर में। देखिए ये एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को ही आपको हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए ये एक श्लोक दिया है, या तो इसका अनुवाद कर लीजिए, या अथवा में करके एक नीचे श्लोक दिया है, इसका अनुवाद कर दीजिए। इन दोनों में से किसी का भी संस्कृत में अनुवाद करना है, समझ गए ना। तो ये भी आपको 7 नंबर दिलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि संस्कृत में अनुवाद करना कितना इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो ये आप जरूर यूट्यूब पर सीख लीजिएगा। बहुत से ऐसे टीचर हैं जिन्होंने संस्कृत को कैसे हिंदी में अनुवाद करते हैं उन्होंने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 9th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोककृतियों में से किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए ये व्याकरण में से कुछ पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, जैसे 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको हल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा गया है ना कि जो मुहावरे हैं, ठीक है, तो मुहावरे को क्या करना है, इनका मतलब अर्थ भी बताना है, अर्थ के साथ साथ इनको वाक्य में भी प्रयोग कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया अपना उल्लू सीधा करना। तो सबसे पहली बात तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, तो इसका क्या हो जाएगा, अपना काम निकालना। इस पर लिखा नहीं,
ठीक है, अपना काम निकालना, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो अब इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कि मोहन ने काम निकालने के लिए उसको धोखा दे दिया, कुछ भी आप बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको सीखना है तो हमने मुहावरा आपको बताया है, आप YouTube पे लिखिएगा क्लास 12 इंपॉर्टेंट मुहावरा ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, मुहावरा का एक वीडियो मिलेगा जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट मुहावरे की 20 या 15 हमने ऐसे बताया हुआ है, तो आप जरूर उन सभी को पढ़ लीजिएगा, उसमें हमने इन सभी का बारे में बताया हुआ है, ठीक है। जैसे 2 कहा गया था, तो एक है अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकालना, दूसरा है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना का मतलब क्या है कि अत्यधिक प्रसन्न होना, खुशी है तभी तो घी का दिया जला रहे हैं तेल की जगह पर, ठीक है। तो यही सब है, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन आपको हल करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला आता है हमारा प्रश्न, अगला आता है, देखिए हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सहित विकल्प जो क्या है विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पे कुछ कहा गया ना कि संधि विच्छेद, मतलब यहाँ पे संधि विच्छेद किया गया है, इसका आपको करना है, मतलब अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आपको कि अत्याचार का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, अति धन आचार होता है, तो ये आपका ब आंसर सही हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब कैसे संधि विच्छेद करते हैं ये सब कुछ तो बेसिक है, आपको आना ही चाहिए। अगला आता है दूसरा कि महेंद्र का सही संधि विच्छेद है, तो ये भी बात आपको याद रखेंगे कि महेंद्र का जो सही संधि विच्छेद होता है वो महाधन इंद्र होता है, तो ये आपका ब आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर आपको मिल गए, ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, तो देखिए अगला हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि नायक का सही संधि विच्छेद होता है। अब नायक जो है, तो नायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो इनका नायक का सही संधि विच्छेद जो होता है वो नए धन आय अंक होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है हमारा जो ख प्रश्न है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन का अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये भी बात को आपको याद रखना है, जैसे आत्मानम जो शब्द है इसका विभक्ति और वचन है। अब इसका कौन से विभक्ति और कौन सा वचन है, तो याद रखेंगे यह तृतीय विभक्ति एक वचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति एक वचन जो है ये आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अब ये सब आपको कैसे, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भक्ति और वचन को कैसे पहचाने, यूट्यूब पर आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आगे अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, ठीक है। तो इसमें विभक्ति और वचन कौन सा है ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे ये चतुर्विभक्ति एक वचन होता है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे, ये जरूरी नहीं है। आपको इससे ये जानना है कि हमें क्या चीज़ें सीखनी है। जैसे आपको विभक्ति और वचन पहचानना आपको सीखना है, ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा, अभी हमने संधि विच्छेद कराया, तो आपको संधि विच्छेद कैसे करते हैं ये आपको सीखना है, ये टारगेट होना चाहिए। अभी हमने मुहावरा सिखाया, तो मुहावरा आपको जानना है कि कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना है। और यूट्यूब पर तो भरा पड़ा हुआ है, आप जाकर पढ़िए तब तो समझ गए ना। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि यही संधि विच्छेद आपको बोर्ड एग्जाम में दे, कोई भी दे दे तो हम हल कर पाए, इस तरीके से हमें सीखना है। आगे अपने क्वेश्चन को देखते हैं। 11th हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखें, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो शब्द युग्म है, ठीक है, इनका सही अर्थ आपको चयन करके लिखना है। जैसे अभय और उभय, ठीक है, तो अभय और उभय का सही अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो अभय मतलब क्या होता है, अभय मतलब होता है भयहीन, और उभय मतलब होता है दोनों, तो भयहीन और दोनों, यही तो इसका अर्थ हो जाएगा, वह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आता है कुल और कुल, ठीक है। तो कुल और कुल क्या का मतलब क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कुल मतलब होता है वंश, मतलब जाति, किस वंश से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कुल का मतलब क्या होता है, जो आपका कुल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो वंश और किनारा, ये आपका द आंसर सही हो जाएगा। तो ये सब आपको सीखना है।
अगला आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो इसके दो अर्थ लिखना है, जैसे पत्र का दो अर्थ तीर का या अनंत का। तो पत्र का आप क्या बता सकते हैं? पत्र का आप लिख सकते हैं जैसे चिट्ठी हो गया, संदेश हो गया, यही तो है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो इसमें से किसी एक का ही दो अर्थ लिखना था, हमने बता दिया। ठीक है, अगला हमारा आता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्दों का चयन कीजिए। अब इनमें से सही शब्दों का चयन कीजिए जिसका ज्ञान कम हो। तो जिसका ज्ञान कम होता है उसे हम अल्प ज्ञान ऐसे हम कहते हैं ना, तो अल्पज्ञ कहते हैं। अगला दूसरा आता है कि जंगल में स्वयं लगने वाला आग। ठीक है, जंगल में स्वयं लगने वाला आग क्या होता है? तो ये आपको बताना है। तो ये क्या होता है, जो यहाँ पे दबयानी, ये आपका हो जाएगा। अगला आता है हमारा जो घड़ी का प्रश्न है। ठीक है, घड़ी का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है, कोई भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं कमल के साथ लिखता हूँ। ठीक है, मैं कमल के साथ लिखता हूँ, नहीं लिखती हूँ। ठीक है, मैं कमल के साथ लिखती हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला हमारा जो इसमें से हमें क्या दो प्रश्नों को हल करना है ना, तो दो प्रश्नों को हल करना है। दूसरा हम कैसे, जैसे पुत्री पराई धन होती है। पुत्री पराई धन होती है, मैं कमल के साथ लिखता हूँ, ये तो सही है, लिखती हूँ मैं कमल के साथ, ऐसे नहीं होगा। चलिए इसको ना करके हम इसको कर लेते हैं। सूरज पूर्व से निकलता था, नहीं निकलता है, यही दो हम सही कर दिए यहाँ पे। सूरज पूरब से निकलता था, नहीं निकलता है, ऐसे होगा। और पुत्री जो पुत्री है वो पराया धन होता नहीं, होती है। ठीक है, तो ये आपका दो हमने सही कर दिया। इसी प्रकार चार ऑप्शन में दिए हैं, दो आप कर लीजिए। ठीक है, अगला हमारा आता है जो 12वां हमारा प्रश्न है कि श्रृंगार रस और वीर रस का अस्थाई भाव बताते हुए उनका परिभाषा अथवा उदाहरण दीजिए। तो जो श्रृंगार रस है, ठीक है, श्रृंगार रस या वीर रस, इन दोनों में से इनका अस्थाई भाव और इनका परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। ये सब हमने कराया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च कीजिए श्रृंगार रस ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगा। 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अगला आता है कि यमक अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है, इनका लक्षण और इनका उदाहरण देना है। परिभाषा उदाहरण दे देंगे, हो जाएगा आपका। आप YouTube पे लिखिए रूपक अलंकार ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला आता है दोहा छंद अथवा सोठा। तो दोहा छंद और सोठा छंद इंपॉर्टेंट है। आप YouTube पे लिखिएगा दोहा ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, या लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें ये सभी वीडियो मिल जाएंगे। देखिए 13वां हमारा प्रश्न है कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थितियों का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। मतलब देखिए यहाँ पर प्रदूषण, मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण के लिए जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनके पास एक पत्र लिखना है। तो हमने बताया है कि प्रदूषण से समस्या के लिए आपको कैसे पत्र लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है ना, उसमें आप देखेंगे तो नीचे आप जाएंगे तो वीडियो में आपको मिल जाएंगे नीचे, वहाँ पे हमने पत्र 2-3 आपको 2 हमने पत्र लेखन आपको सिखाया हुआ है। अगला दूसरा आता है कि उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु जो क्या होता है, बैंक के प्रधानाचार्य से, मतलब लोन, ऋण प्राप्ति हेतु आपको लोन के लिए एक पत्र लिखना है। तो यही 2 हमने आपको कराया भी है लेटर। एक है कि प्रदूषण की समस्या के लिए कैसे पत्र लिखना है, ये आप सीख लीजिए। और दूसरा बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए कैसे आपको पत्र लिखना है, ये आपको सीखना है। और दोनों हमने कराया हुआ है, 6 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ये आप जरूर सीख लीजिएगा। आसान शब्दों में हमने आपको बताया है। अगला आता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैलियों पर निबंध लिखिए। अब यहाँ पर निबंध लिखना है, मेरे प्रिय कवि हैं, वर्तमान समाज का नारी की स्थिति है, ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, जीवन का परिश्रम का महत्व है, ठीक है, भ्रष्टाचार है, ठीक है, तो भ्रष्टाचार इसका कारण और निवारण है। तो ये सब आप तैयार कर सकते हैं।
देखिए इस बार भले ही ये पूछा गया है, याद रखना भ्रष्टाचार भी इम्पोर्टेंट है। अगला आता है कि जो आपका मेरा प्रिय कवि है, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने का। तो ये हुआ आपका क्लास 12 हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमने आपको हल करके अभी पूरा हमने बताया कि किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिला होगा। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा कि वीडियो यदि पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे ही ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।